निहाल ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। वो निकलने ही वाला था जब उसके सामने अलकेश जी आए। बोले, निहाल कैसे हो तुम? उनकी बात सुन निहाल अपनी जगह पर रुक गया और चुपचाप उन्हें देखता रहा, मगर कुछ नहीं बोला। पिछली रात रोहन से अपने दिल की बात शेयर करने के बाद निहाल काफी हल्का महसूस कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि किस तरह से तारा से बात की जाए और इस परेशानी का हल निकाला जाए। मगर आज सुबह एक बार फिर से अलकेश जी को अपने सामने देख निहाल को गुस्सा आने लगा था। बिना उनकी बात का जवाब दिए निहाल चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। निहाल अपनी गाड़ी में आकर बैठा ही था कि उसके फोन पर लैला की कॉल आई। इतनी सुबह लैला का कॉल आता देख निहाल समझ गया कि जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। उसने फोन उठाया तो लैला बोली, निहाल सराज होल्डिंग के नए पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुन निहाल का माथा एकदम ठनका। वो समझ गया कि ये वही नया पार्टनर है जिसे नैना ने अपने हिस्से के शेयर्स बेचे थे। निहाल ने लैला को जवाब दिया, ठीक है, उन्हें आने के लिए कह दो, मैं कुछ ही देर में ऑफिस आ रहा हूँ। लैला से बात करने के बाद निहाल ने तारा को उसकी फ्लावर शॉप से पिक किया और ऑफिस की तरफ निकल गया। आज निहाल कल के बदले काफी बेहतर लग रहा था। यह बात तारा ने भी नोटिस कर ली थी और निहाल के चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल देख उसने एक सुख की सांस ली थी। निहाल की कल की हालत देखकर तारा भी काफी परेशान रही। तारा ने कहा, आज तो तुम स्माइल कर रहे हो, ऐसे ही हंसते रहा करो, बहुत अच्छे लगते हो। ये सुन निहाल ने तारा की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखकर स्माइल करते हुए गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर में वो दोनों ऑफिस पहुंच चुके थे। निहाल ने तारा को बता दिया था कि आज होल्डिंग कंपनी का नया पार्टनर उनसे मिलने ऑफिस आने वाला है। ऑफिस पहुंचकर निहाल ने देखा कि लगभग सभी लोग जानते थे कि होल्डिंग का नया पार्टनर वहां आने वाला था। निहाल ने सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए कॉल कर दिया था। पूनिया, लैला, रोहन और निहाल और कुछ एम्प्लॉयज भी सभी वहां मौजूद थे। तभी वहां नैना की एंट्री हुई। नैना को कॉन्फ्रेंस रूम में आते देख निहाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो नैना अपनी सफाई देते हुए बोली, मैं अभी भी तुम्हारी कंपनी में पीआर हेड की हैसियत से जॉब करती हूँ। अभी मैंने रिजाइन नहीं किया है। ये सुनते ही निहाल के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं और वो चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद वहां तनिष्क की एंट्री हुई। कहीं ना कहीं निहाल जानता था कि होल्डिंग कंपनी की मीटिंग के लिए जब सभी मेंबर्स आने वाले थे तो उसमें तनिष्क का भी 5% का शेयर था, तो वो भी जरूर आएगा। और हुआ भी वही। तनिष्क ने सबसे हाथ मिलाया और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। तनिष्क को वहां देख नैना गुस्से में आग बबूला हो गई और निहाल की तरफ देखते हुए बोली, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। ये सुनते ही निहाल ने टेबल पर दोनों तरफ हाथ रखे और अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए दांत पीसते हुए नैना से बोला, तुम्हारी बदौलत है ये यहाँ पर। तुमने ही इसको अपने हिस्से के शेयर बेचे थे ना, तो वो तो आज होल्डिंग में पार्टनर है, इसलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वो तो पार्टनर की हैसियत से है, मगर तुम सिर्फ पीआर हेड हो। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। निहाल की बात वहां बैठे सभी ने सुनी। नैना गुस्से से अपने दांत पीसती रह गई, मगर वहां से उठकर कहीं नहीं गई और तनिष्क चुपचाप सिर नीचे करके बैठा रहा। तभी वहां कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर कुछ हलचल होने लगी, जिस पर निहाल ने नैना को इशारा करके चेक करने भेजा। लैला जब बाहर गई तो उसने देखा कि होल्डिंग के नए पार्टनर आ गए थे। उनको अपने साथ लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आई और निहाल से मिलवाया। होल्डिंग कंपनी के नए पार्टनर थे हर्ष मल्होत्रा, जो कि मुंबई के जाने माने आर्किटेक्ट थे। उम्र तकरीबन 27-28 साल, 6.1 इंच हाइट, गेहुआ रंग, साफ जॉ लाइन। हर्ष देखने में बेहद अट्रैक्टिव था। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन फैमिली को बिलोंग करता था। निहाल को देखकर हर्ष मल्होत्रा काफी स्टाइल से आगे की तरफ बढ़े और आकर निहाल से हाथ मिलाया। निहाल ने भी फुल एटीट्यूड के साथ हर्ष से हाथ मिलाया और बैठने का इशारा किया। हर्ष अपनी जगह पर बैठने से पहले कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी की तरफ फेस करके खड़ा हुआ और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष मल्होत्रा है और मैं आपकी होल्डिंग का नया पार्टनर हूँ। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और पेशे से एक आर्किटेक्ट भी हूँ। उसके जवाब में सभी ने उसे हेलो कहा। फिर हर्ष जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। निहाल चुपचाप हर्ष की सभी हरकतें देख रहा था। वहां बैठे सभी लोगों ने खुद को हर्ष से इंट्रोड्यूस करवाया और फिर होल्डिंग के बारे में डिस्कशन करने लगे।
हर्ष बोला, मिस्टर निहाल, मैं आपके काम से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। आप तो इंडिया के ही नहीं, दुनिया भर के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। आपके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निहाल ने स्माइल के साथ बस सिर हिला दिया। वो आगे बोला, मैं नहीं जानता आपका काम करने का तरीका कैसा है, मगर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सभी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलजुल कर हर प्रोजेक्ट में हिस्सा लेता हूँ और अपना काम आगे बढ़ाता हूँ। मुझे बहुत सारे एम्प्लॉय वाला रिश्ता ज़्यादा मेल नहीं खाता। मैं कंपनी में काम करने वाले हर किसी को अपने बराबर समझता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर कोई उतनी ही मेहनत करता है जितनी कि मैं करता हूँ। सुबह से शाम सब उतने ही घंटे ऑफिस में देते हैं जितना मैं दे पाता हूँ, इसलिए मेरी नज़र में सब बराबर है। हर्ष की बातें वहीं वहाँ बैठे सभी लोग सुन रहे थे और काफ़ी इम्प्रेस भी हो रहे थे, सिवाय निहाल के, जिसने अपनी पैनी नज़र हर्ष पर बनाई हुई थी। कुछ देर बाद मीटिंग ओवर हुई। सभी लोग वहां से उठकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गए। निहाल ने हर्ष से कहा, यह ऑफिस ड्रीम डेकोर्स का है, जो कि मेरी कंपनी है। यह होल्डिंग का ऑफिस नहीं है। मैंने आपको आज यहाँ इसलिए आने दिया क्योंकि आप मुझसे मिलना चाहते थे और मेरी टीम से भी। इसके अलावा अगर आप होल्डिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहें तो आपको होल्डिंग कंपनी के ऑफिस में ही जाकर बैठना पड़ेगा। ये सुन हर्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जरूर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा मिस्टर निहाल। मैं एक बार जाकर होल्डिंग का ऑफिस भी देखना चाहता हूँ। फिर कुछ सोचते हुए निहाल बोला, मगर एज ए पार्टनर मैं हर रोज होल्डिंग के ऑफिस में आकर नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम आर्किटेक्चर का है, जो कि मैं इस कंपनी में अपने इस ऑफिस में बैठकर करता हूँ। तो अगर आप वहाँ बैठेंगे तो आपको वहाँ का काम खुद ही मैनेज करना होगा। ये सुन हर्ष व्यंग से मुस्कुराया और दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डालकर निहाल की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और फिर बोला, वैसे आपके कहने का मतलब है कि होल्डिंग में जो भी काम होगा वहाँ मैं और मिस्टर तनिष संभालेंगे और आप यहाँ पर रहकर अपना काम करेंगे। तो फिर होल्डिंग में आपके 50% के शेयर आखिर हैं किस लिए? अगर आप वहाँ का काम जाकर नहीं देखेंगे, संभालेंगे नहीं, किसी काम में योगदान देंगे नहीं, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा मिस्टर निहाल? हर्ष जिस टोन में निहाल से बात कर रहा था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब वो हर्ष की बातों से इरिटेट भी होने लगा था। वो आगे बोला, देखिए मिस्टर हर्ष, अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या यूं कहें तो मुझे हर रोज मिलना और देखना चाहते हैं, उसके लिए मेरे ऑफिस में बहुत जगह है। मैं आपके बैठने का इंतजाम कर सकता हूँ। मेरी इस ऑफिस बिल्डिंग में कई फ्लोर खाली हैं। आप जहाँ चाहें अपने होल्डिंग का सेटअप कर सकते हैं। निहाल हर्ष पर नजर रखना चाहता था, इसलिए उसने ड्रीम डेकोर्स के ऑफिस में ही हर्ष को बिठाना सही समझा। यह बात सुन हर्ष ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बोला, ये अच्छा रहेगा, तो क्यों ना मैं आज होल्डिंग कंपनी में जाकर वहां से सभी एम्प्लॉयज के साथ उस जगह को बाइंड अप करके यहीं अपना ऑफिस सेटअप कर लूं। हर्ष की बात निहाल को पसंद तो नहीं आई, मगर फिलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे दोनों ऑफिस का काम संभालना था। निहाल ने उसे होल्डिंग कंपनी जाने के लिए कह दिया और वापस अपने केबिन में आ गया। जब वो अपने केबिन में आया तो उसने नजर उठाकर बाहर की तरफ देखा, जहाँ सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी उसकी नजर तारा पर गई, जो कुछ ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रही थी और शायद वो उसे ठीक से बना नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। निहाल धीमे कदमों से तारा के पास गया और चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर देखने लगा कि वो आखिर बना क्या रही है। जब निहाल ने ध्यान दिया कि तारा लैंडस्केपिंग की ड्राइंग पूरी करने की कोशिश कर रही है, मगर उससे हो नहीं रही, तो वो तारा की कुर्सी के पीछे से झुक गया और अपना राइट हाथ तारा के राइट हाथ पर रख उसकी ड्राइंग पेंसिल पकड़ ली और फिर धीरे धीरे ड्राइंग बनाने लगा। तारा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि निहाल उसके पीछे ही खड़ा था या वह कुछ ऐसा भी करने वाला था। निहाल की हरकत से तारा एकदम घबरा गई, मगर निहाल का एहसास पाकर फिर शांत हो गई। निहाल तारा के बेहद करीब था। तारा उसके परफ्यूम की खुशबू में वैसे ही मदहोश हुई जा रही थी और उसका ध्यान उसकी ड्राइंग से हटकर सिर्फ और सिर्फ निहाल में ही था। ये बात निहाल भी समझ चुका था, क्योंकि तारा की पकड़ उसकी पेंसिल पर काफी ढीली हो चुकी थी। अब तो जैसे वो ड्राइंग सिर्फ निहाल ही बना रहा था। फिर भी हल्का सा मुस्कुराते उसने वो ड्राइंग पूरी की और एकदम से तारा का हाथ छोड़ दिया। तारा के हाथ से वह पेंसिल छूटकर नीचे गिर गई और वो एकदम सकपकाकर पीछे की ओर निहाल को देखने लगी। तारा का चेहरा बेहद लाल था
और माथे पर हल्की पसीने की बूंदें तक आ चुकी थी। तारा की हालत देख निहाल की हंसी छूट गई और वो उसके कान में बोला, तुम तो बड़ी जल्दी सेड्यूस हो गई। मैं तो तुम्हारी सिर्फ ड्राइंग में हेल्प कर रहा था। तारा को जब निहाल की चालाकी समझ आई तो उसने आंखें छोटी करके उसको घूरा और आसपास देखने लगी। फिर बोली, मैं तुम्हारी सब शरारतें समझती हूँ। निहाल ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसके बाद वहां से अपने केबिन में वापस आकर अपने काम में लग गया। यूं ही काम में सारा दिन बीत गया था। अब जब निहाल के सामने होल्डिंग कंपनी का नया पार्टनर हर्ष आ ही चुका था तो उसने अपने खास आदमी से कहकर हर्ष मल्होत्रा की सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। कुछ ही वक्त में उसके खबरी ने उसे बताया कि हर्ष सच में ही एक मुंबई का रहने वाला आर्किटेक्ट था और एक काफी रिच फैमिली का बिलोंग भी करता था। मगर कुछ साल पहले उसने अपनी फैमिली से सभी रिश्ते तोड़ लिए थे क्योंकि उसकी फैमिली चाहती थी कि वो उनकी फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाए, जो कि हर्ष करना नहीं चाहता था। वो अपने बुते पर अपना नाम बनाकर आगे बढ़ना चाहता था। जब उसे फैमिली से ज्यादा प्रेशर होने लगा तो उसने घर छोड़ दिया और खुद ही काम करने निकल पड़ा। मगर तभी उसे किसी ऐसे अनजान जगह से फंडिंग हुई और स्कॉलरशिप मिली कि उसने देश के टॉप यूनिवर्सिटी में ना ही सिर्फ पढ़ाई की बल्कि अपनी खुद की एक आर्किटेक्चर कंपनी भी खोली। अब ये अनजान स्पॉन्सर कौन था, इसकी खबर कहीं नहीं लग पा रही थी। उसी अनजान स्पॉन्सर ने ही काफी पैसे इन्वेस्ट करके हर्ष मल्होत्रा की कंपनी खड़ी करने में मदद की थी। हर्ष ने अपने खबरी को उस अनजान स्पॉन्सर के बारे में पता करने के लिए कहा, जिसके लिए उसने अपने खबरी को 2 दिन का वक्त भी दिया। न जाने क्यों निहाल को बार बार शक हो रहा था कि हर्ष मल्होत्रा जो दिख रहा है वो है नहीं और वो जो है वो दिखा नहीं रहा। मगर बिना किसी सबूत या एविडेंस के ना ही वो कुछ कर सकता था और ना ही वो कुछ कह सकता था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना वक्त के साथ चला जाए। हो सकता है आगे जाकर अपने आप ही हर्ष मल्होत्रा की कोई इन्फॉर्मेशन उसके हाथ लग जाए। कुछ ही देर में निहाल के केबिन का डोर नॉक हुआ। जब उसने सिर उठाकर देखा तो वहां तनिष्क को खड़े पाया। उसने तनिष्क को अपने केबिन में अंदर आने के लिए कहा। तनिष्क उसके सामने आकर बैठा और बोला, निहाल, तुम्हारी और मेरी आज तक कभी कोई दोस्ती नहीं रही, मगर अगर दोस्ती नहीं रही तो कोई दुश्मनी भी नहीं रही। मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतना जानता या समझता हूँ कि तुमसे किसी किस्म की कोई भी बात बढ़ाऊं। मुझे इस होल्डिंग कंपनी के 5% शेयर दिए गए। न मैंने ये मांगे और ना ही मुझसे पूछा गया। मगर अब जब ये मुझे मिलने हैं तो मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी काम है उसे पूरी ईमानदारी से करूं। निहाल शांति से तनिष्क की कही हुई हर बात सुन रहा था। उसने आगे जवाब दिया, तनिष्क, मैं भी तुम्हें इतना नहीं जानता कि तुम्हारे को किसी भी बात के लिए गलत कहूँ। हाँ, कुछ पल के लिए मुझे तुम पर काफी तेज गुस्सा आया कि तुमने भरे मंडप में जो नैना के साथ किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मगर मैं ये भी मानता हूँ कि वह बात तुम्हारे और नैना के बीच में थी, इसलिए मैं उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहता। मगर फिर भी एक लड़की की इज्जत इस तरह इतने लोगों के बीच में उछालना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उसके अलावा मुझे कभी तुमसे कोई दिक्कत नहीं रही और अब तुम कंपनी में एक पार्टनर की हैसियत से हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो भी काम करो पूरे दिल लगाकर और ईमानदारी से करो। तनिष बोला, देखो निहाल, सिर्फ एक यही काम नहीं है और वैसे भी मेरा शेयर इस कंपनी में सिर्फ 5% का ही होने वाला है। मेरे पास अपना खुद का इतना बड़ा होटल बिजनेस एम्पायर है। मैं रोज रोज यहाँ होल्डिंग के काम के लिए तो नहीं आ पाऊंगा, मगर हाँ, मेरे हिस्से का जो भी काम बन पड़ेगा वो मैं तुम्हें जरूर करके दूंगा। उसके अलावा अगर कभी भी कोई बोर्ड मीटिंग्स हो या किसी किस्म की कोई और कॉन्फ्रेंस हो तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो और मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। ये सुन निहाल ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तनिष्क ने निहाल से हाथ मिलाया और वहां से चला गया। वो जैसे ही निहाल के केबिन से बाहर निकला तो सामने से आती हुई नैना से टकरा गया। तनिष्क को अपने सामने देख नैना एक बार फिर से अपना आपा खोने लगी और उसे अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, तुम बार बार क्यों मेरे सामने आ रहे हो? क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो? जिस पर तनिष्क ने कहा, और तुम खुद को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो? जिस पर नैना बोली, इम्पोर्टेंस की बात तुम कर रहे हो? तुम्हें मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दी, मगर तुमने क्या किया? इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप तक की इतनी बेइज्जती हुई। अगर तुम शादी करना चाहते ही नहीं थे तो एक दिन पहले क्यों नहीं बोले? क्यों तुमने मेरा मंडप पर पहुंचने का इंतजार किया और फिर वहां सबके बीच में मुझे जलील किया? जिस पर तनिष्क गुस्से में दांत पीसते हुए बोला,
मैं तुम्हें वही फील करवाना चाहता था जो तुमने मुझे फील करवाया। फर्क इतना है, जो तुमने किया वो मैंने अकेले में बर्दाश्त किया, मगर जो मैंने किया वो तुमने सबके बीच में बर्दाश्त किया। नैना झट से बोली, मगर आज तक मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो तुम किस बात को लेकर इतना उछल रहे हो? तनिष्क को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वो फिर बोला, शायद तुम जानती नहीं कि मैंने तुम्हारे खुद के मुंह से कही हुई एक एक बात सुनी है। ये सुन नैना सवालिया नजरों से तनिष्क की तरफ देखने लगी, तो तनिष्क आगे बोला, उस दिन जब तुम मुझसे झूठ कहकर निहाल से मिलने उसके घर गई थी, मैं भी वहीं था, और मैंने तुम्हारे मुंह से कही गई एक एक बात सुनी। ये सुनते ही नैना का रंग उड़ गया। वो समझ गई थी कि तनिष्क ने क्या कुछ सुन लिया था, और इसलिए वो गुस्से में पागल हुआ फिर रहा था। अब नैना की बोलती बंद हो चुकी थी। तनिष्क आगे बोला, क्या हुआ? तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? तुम मेरे साथ जो कर रही थी वो बिल्कुल सही था क्या? जो यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सफाई मांग रही हो? तुम्हारी जैसी घटिया लड़की ना घर की ना घाट की। कहकर वो नैना के साइड से निकल गया, और नैना बस उसे जाते देखती रह गई। तनिष्क की कड़वी बातें सुनकर नैना का मूड खराब हो चुका था। वैसे तो वो निहाल के केबिन में उससे बात करने ही जा रही थी। उसने सोचा था कि निहाल से बात करके उससे माफी मांग लेगी और उसे शांत करके रखेगी। अब जब उसकी तनिष्क से शादी कैंसिल हो गई थी, तो उसने सोचा क्यों ना निहाल की कंपनी में एक पीआर हेड के नाते अपना काम कंटिन्यू करे। तो इसी कारण से वो निहाल से बात करना चाह रही थी, मगर अब उसका मूड सड़ चुका था। वो वहीं से वापस मुड़ी और अपने खुद के केबिन की तरफ चली गई। ऐसे ही सारा दिन बीत गया। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। शाम के वक्त हर्ष ड्रीम डेकोर्स के ऑफिस वापस आया और निहाल से मिला। उसने निहाल को बताया कि कैसे उसने होल्डिंग कंपनी के सभी एम्प्लॉय से बात कर ली है। अगले दिन से ही वो लोग ड्रीम डेकोर्स ऑफिस बिल्डिंग के एक फ्लोर पर आकर काम करना शुरू करेंगे। निहाल ने हामी से रिला दिया, क्योंकि वो चाहता था कि हर्ष जो भी करे उसकी आंखों के सामने रहकर करे। अभी निहाल और हर्ष की बातचीत हो ही रही थी कि तभी वहां तारा आई। वो निहाल की तरफ देखते हुए बोली, चले? तारा की आवाज सुन निहाल और हर्ष दोनों का ही ध्यान तारा की तरफ गया। तारा को अभी तक हर्ष से ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, इसलिए वो इस शख्स से अनजान थी। निहाल ने भी उन दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन करवाना शायद जरूरी नहीं समझा, इसलिए उसने तारा की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। जैसे ही तारा जाने लगी, हर्ष ने आगे बढ़कर खुद को इंट्रोड्यूस करवाया और बोला, हाय, आई एम हर्ष मल्होत्रा, होल्डिंग का न्यू पार्टनर। हर्ष की बात सुन तारा वापस मुड़ी, एक नजर निहाल को देखा और फिर हर्ष से हाथ मिला लिया। हाय, आई एम तारा, आई एम ए लैंडस्केप आर्किटेक्ट। ये सुनते ही जैसे हर्ष की आंखों में एक चमक आ गई। वो खुशी से चहका, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, वाह, फिर तो मुझे आपके साथ काम करने में बहुत मजा आने वाला है मिस तारा, क्योंकि मैं भी एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट हूँ। हर्ष की बात सुन तारा ने हल्की सी स्माइल पास की और फिर बोली, नाइस टू मीट यू, अब मैं चलती हूँ। कहकर वहां से चली गई। तारा और हर्ष के बीच की बातचीत हुई तो निहाल के सामने ही थी, मगर फिर भी निहाल का गुस्सा बढ़ चुका था। उसे उन दोनों का आपस में हाथ मिलाना और हंसकर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। निहाल तारा के लिए काफी पजेसिव होने लगा था। हर्ष से 2 मिनट और बात करके निहाल वहां से निकला और सीधे अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने चुपचाप गाड़ी ड्राइव करनी शुरू कर दी। तारा खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी और निहाल ने गुस्से में अपनी आंखें सिर्फ सड़क पर ही कर रखी थी। तारा ने निहाल की तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या यही होल्डिंग का न्यू पार्टनर है जिसके बारे में तुम आज सुबह मुझे बता रहे थे? निहाल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तारा को यह बहुत अजीब लगा। उसने फिर बात आगे बढ़ाई, क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जिस पर निहाल चिढ़कर बोला, तुम्हें मुझसे बात करनी ही क्यों है? तुम तो जाओ हंस हंस कर हर्ष को बताओ कि तुम कौन हो और क्या करती हो। निहाल के मुंह से ऐसी बात सुन तारा एकदम हैरान ही रह गई। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तारा की किसी से 2 पल हंसकर बात कर लेने पर निहाल इतना ज्यादा जेलस हो जाएगा। तारा के मन में जाने क्या शरारत सूझी कि उसने भी निहाल की चुटकी लेते हुए कहा, हो, लगता है समवन इज जेलस। तारा के छेड़ने पर निहाल को और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। उसने झटके से गाड़ी साइड में रोक दी। उसने तेजी से अपनी सीट बेल्ट हटाई और तारा पर झुककर उसके होठों पर होठ रख दिए।
तारा निहाल की इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो बड़ी बड़ी आंखें किए बस निहाल को देखती रह गई और निहाल आंखें बंद किए गुस्से में बस तारा को किस किए जा रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो तारा से अलग हुआ और अपनी सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया। वो लंबी लंबी सांस लेने लगा। तारा धीरे से बोली, ये क्या था निहाल? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था, निहाल ने जवाब दिया। तारा बोली, निहाल, हम एक ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां हमें अपने कलीग से बात करनी पड़ ही सकती है, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की। हमें प्रोफेशनल बिहेव करना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे तुम किसी से जेलस फील कर सकते हो? निहाल ने अपनी नजरें अभी भी सामने सड़क पर कर रखी थी। वो शांति से बोला, मैं जानता हूँ, मैं सब समझता भी हूँ, पर पता नहीं उस हर्ष के साथ तुम्हें हंसकर बात करते देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे वो आदमी वैसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर तारा ने पूछा, ठीक नहीं लग रहा का क्या मतलब? अब वो तो तुम्हारे ऑफिस में ही आकर काम करने वाला है। निहाल आगे बोला, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया मगर कुछ भी क्लियरली सामने नहीं आ रहा है। ही इज टू गुड टू बी ट्रू तारा। और मैं सामने वाले को इतना तो पढ़ ही सकता हूँ कि कुछ पल उससे बात करके बता सकूं कि इंसान कितना जेन्युइन है। तारा खामोशी से निहाल की सभी बातें सुन रही थी। वो आगे बोली, ऑफिस की बातें तुम ऑफिस में ही रहने दो और मुझे ये बताओ कि मेरे साथ तो तुमने काफी वक्त बिता लिया, तो तुम्हें ये कब पता चला कि मैं कितनी जेन्युइन हूँ? निहाल तारा की बात सुन उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया। फिर बोला, तुम? कहकर वो कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगा। फिर बोला, तुम्हें देखकर मैं पहले दिन ही समझ गया था। तारा ने झट से पूछा, क्या? तो निहाल बोला, यही कि तुम बहुत बहुत सुंदर हो। कहते कहते निहाल का हाथ तारा के गाल पर आ गया था। वो आगे बोला, तुम दिल की भी बहुत साफ हो, तुम बहुत प्यारी हो तारा, और तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनते ही तारा ने बहुत ही अजीब नजरों से निहाल को देखा। निहाल आगे बोला, जब मैंने तुम्हें पहली दफा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में देखा था तभी तुम मेरे दिल में उतर गई थी, मगर तुमसे बात करने से डर लग रहा था और ऊपर से पहली दफा देखते ही तुम तो मुझ पर बरसने लगी थी। न जाने मुझ पर क्या क्या एलिगेशन भी लगा दिए थे। निहाल की बात सुन तारा हंसने लगी और बोली, तुम्हें अभी तक याद है वो सब? तो निहाल भी हंसते हुए बोला, बेशक, वो सब तो मैं कभी भूल भी नहीं सकता। पुराने दिनों की याद कर दोनों हंस रहे थे। तारा बोली, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने गुस्सैल और खड़ूस होगे। हाँ, मुझे अट्रैक्टिव और हैंडसम तो काफी लग रहे थे, मगर, तो निहाल ने आगे पूछा, मगर क्या? तारा एकटक निहाल की आंखों में देख रही थी और अब तक वो उसके काफी पास भी आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहे थे। तारा ने बिना वक्त गंवाए झट से आगे बढ़कर निहाल को किस करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड निहाल की आंखों के सामने फिर से तारा का अतीत आने लगा, मगर जब तारा उसको पैशनेटली किस करने लगी तो निहाल भी उसके साथ खो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए, पर आंखें अभी भी एक दूसरे पर ही जमी थी। निहाल ने कसकर तारा का हाथ पकड़ लिया, फिर बोला, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? तुम करना क्या चाह रही हो मेरे साथ? जिस पर तारा बोली, मैं कुछ भी नहीं। मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ? बल्कि वो तो तुम हो जो आज सुबह भी मुझे सेड्यूस कर रहे थे। तारा की बात सुनते ही निहाल की हंसी छूट गई और वो बोला, ओह माय गॉड, मैं तो सिर्फ वो ड्राइंग कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम बस खो गई। हुआ क्या था तुम्हें? निहाल का सवाल सुन तारा को समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने शर्माकर अपनी आंखें नीची कर ली और इधर उधर देखने लगी। तो निहाल ने एक बार फिर पूछा, बताओ ना, क्या हो रहा था तुम्हें? तो तारा ने नामे से हिला दिया। निहाल समझ रहा था कि तारा कोई जवाब नहीं देने वाली। उसने आगे पूछा, अब बताओ कहाँ चलना है? माई प्लेस या? कहकर वो रुक गया। तारा मदोसी भरी आवाज में बोली, समर हाउस। ये सुनते ही निहाल सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तो वो बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। वो मैं एक्चुअली अपने घर तो तुम्हें चलने के लिए कह नहीं सकती और तुम्हारे घर में तो तुम्हारी मम होंगी ना। तो वो मैं बस सोच रही थी कि अगर हम दोनों कुछ वक्त साथ बिता पाए तो वैसे तो तुम अगर, तारा हकलाते हुए कह रही थी, मगर निहाल ने उसकी बात काटते हुए बोला, रिलैक्स तारा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुमने वही कहा जो तुमने फील किया। मेरे सामने अपनी फीलिंग बताने के लिए तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी योर सेल्फ, यू कैन बी वाट एवर यू वांट। तुम जो चाहे, जैसे चाहे वैसे रह सकती हो मेरे साथ। निहाल की बात सुनते ही
तारा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। निहाल ने झट से गाड़ी स्टार्ट की, फिर बोला, समर हाउस, वी आर कमिंग। समर हाउस की दूरी वहां से 1 घंटा की थी। तारा ने सोनिया को मैसेज करके बता दिया था कि वो आज रात नहीं आएगी, तो बूजी से कोई भी बहाना करके सिचुएशन संभाल ले। और रही बात निहाल की, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछ सके कि वो कहाँ है। कुछ देर बाद दोनों समर हाउस पहुंच चुके थे। पहाड़ी पर होने की वजह से वहां का मौसम थोड़ा ठंडा था। जैसे ही तारा गाड़ी से उतरी, वो एकदम से उसकी कपकपी छूट गई। निहाल जल्दी से आगे बढ़ा और उसे अपनी आगोश में छुपा लिया। फिर बोला, आज यहाँ काफी ठंडा है, लगता है रात को बारिश भी होगी। चलो जल्दी अंदर चलें। वो दोनों समर हाउस में पहुंच गए। निहाल ने जाकर फायरप्लेस में जल्दी से आग जलाने का इंतजाम किया। उसने पहले ही श्याम काका को फोन पर उन दोनों के लिए डिनर तैयार करने के लिए कह दिया था। श्याम काका उन दोनों के लिए डिनर बनाकर टेबल पर रखकर चले गए थे। अब इस समर हाउस में सिर्फ तारा और निहाल थे। फायर प्लेस शुरू होने की वजह से अब समर हाउस अंदर से काफी गर्म हो गया था। तारा और निहाल कंफर्टेबल होकर आमने सामने बैठे थे। तारा बोली, आज एक बार फिर मैं यहाँ पर आई हूँ, पर मेरे पास कपड़े नहीं है। कह वो इधर उधर देखने लगी। निहाल अपनी जगह से उठते हुए बोला, पर मुझे लगता है मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आ सकता है। कहकर उसने तारा की तरफ हाथ बढ़ाया। तारा ने उसका हाथ थाम लिया और उसके पीछे पीछे चल दी। निहाल तारा को बेडरूम में ले गया और चेंजिंग रूम में जाकर अपनी क्लोसेट के सामने खड़ा कर दिया। फिर बोला, बेल, इस समर हाउस में लड़कियों के कपड़े तो नहीं है, बट मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, सो इनमें से अगर तुम कुछ पहनना चाहो तो तुम पहन सकती हो। कहते कहते वो तारा के बेहद करीब आ गया था। तारा आगे बढ़ी, अपने पंजे के बल खड़े होकर निहाल के कान के पास आकर बहुत ही मधोसी से बोली, मुझे तुम जो पहनाओगे वो मैं पहन लूंगी। ये सुनते ही निहाल के फेस पर एक सेडेक्टिव सी स्माइल आ गई। तारा का यह बोल्ड रूप निहाल के लिए एकदम नया था, मगर वो इसे बहुत एंजॉय भी कर रहा था। और वहीं तारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि निहाल के साथ वो इतनी फ्री कैसे हो रही थी। उसका जैसे खुद पर काबू ही नहीं रहा था। कुछ भी कही जा रही थी और कुछ भी किए जा रही थी। वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। यही सब सोचते हुए उसने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना शुरू किया। निहाल की नज़र सिर्फ तारा पर थी। जब उसने खुद को ब्रीदिंग से रिलैक्स करते देखा, तो वो समझ गया कि तारा घबरा भी रही थी और शर्मा भी रही थी। निहाल आगे बढ़ा और तारा को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया। बहुत ही प्यार से बोला, मेरे आसपास तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हें जज करूंगा। तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो मेरे साथ। निहाल ने मेरे साथ बहुत ही धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, जिसे सुन तारा के रेंगटे खड़े हो चुके थे। उसका मन कर रहा था कि आगे बढ़कर निहाल को किस करे और बस उसमें खो जाए। कुछ पल निहाल को ऐसे ही देखने के बाद उसने किया भी कुछ ऐसा ही। आगे बढ़कर निहाल को किस करना स्टार्ट किया। निहाल ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका और खुद भी उसे रिस्पॉन्स देने लगा। तारा बहकती जा रही थी। कब वो निहाल के होंठ छोड़ उसकी गर्दन जॉ लाइन से होते हुए उसकी चेस्ट पर पहुंच गई, उसे खुद भी नहीं पता चला। निहाल के हाथ और लेडीज की बॉडी पर चल रहे थे, ऐसे ही एक दूसरे में खोए हुए। दोनों अभी भी क्लोजेट रूम में ही खड़े थे। निहाल को किस करते करते अचानक ही तारा ने जब आँख खोली, तो उसकी नज़र सामने लगे मिरर पर गई। तब उसने रियलाइज किया कि वो सिर्फ अपने अंडर गारमेंट्स में निहाल के सामने खड़ी थी। ये देखते ही वो एकदम घबरा गई और निहाल को छोड़ अपने दोनों हाथों से अपने को कवर करके खड़ी हो गई। तारा के ऐसे झटके से छोड़ने की वजह से निहाल भी एकदम उससे अलग हुआ और उसे देखने लगा। फिर एक कदम आगे बढ़ाकर उसके पास हुआ और दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। फिर पूछा, क्या हुआ? तारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप निहाल को देखती रही। फिर बोली, यहाँ थोड़ी सी ठंड है। निहाल ने अपने आसपास देखा। अब उसे भी रियलाइज हुआ कि वो दोनों क्लोजेट रूम में खड़े हैं। निहाल ने सिर्फ अपनी पैंट पहन रखी थी, उसकी शर्ट तो वहीं कहीं साइड में गिरी पड़ी थी। उसने नीचे झुककर अपनी शर्ट उठाई और तारा को पहना दी। फिर उसे उठाकर कमरे में ले आया। कमरे में जाकर वो जैसे ही तारा को बेड पर बिठाने लगा, तो उसने तारा की तरफ देखकर बोला, आई थिंक कि रूम भी थोड़ा ठंडा है। सुबह से हीटिंग ऑन नहीं की थी, इसलिए यहाँ तुम्हें ठंड लग सकती है। चलो हम नीचे फायरप्लेस के सामने चलते हैं। तारा ने झट से हाँ में सिर हिलाया और निहाल की तरफ अपने दोनों हाथ उठा दिए। उसकी हरकत देख निहाल स्माइल करते हुए आगे बढ़ा
और एक बार फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब तारा के दोनों हाथ निहाल की गर्दन पर थे और निहाल तारा को उठाकर फायरप्लेस के सामने आ चुका था। दोनों वहीं फायरप्लेस के सामने लगे कारपेट पर बैठ गए। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद निहाल को कुछ याद आया और वह अपनी जगह से खड़ा हुआ। तारा को देखकर बोला, मैं अभी आया। वहां से चलकर अपने एक छोटे से बार एरिया की तरफ गया। वहां से उसने वाइन की बोतल निकाली और 2 ग्लासेस लेकर तारा के पास आकर बैठ गया। तारा ने जब निहाल के हाथ में वाइन की बोतल देखी तो झट से बोली, आज मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी। जिस पर निहाल ने पूछा, क्यों? तो तारा बोली, वो मेरा मूड नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं पी नहीं सकती, बट आज मैं मूड में नहीं हूँ पीने के। तो निहाल हंसते हुए बोला, सीधा बोलो ना, तुम्हें चढ़ जाती है। निहाल की बात सुन तारा चिढ़ गई और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे कब चढ़ी? तो निहाल ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। तुम्हारी उस दिन क्लब में जो हालत थी वो मैंने देखी थी। तुम और पूनिया तो पीना शुरू करते हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। और वह लैला, वह तो वैसे भी एक नंबर की पियक्कड़ है। निहाल की बात सुनकर तारा ने मुंह बना लिया। आंखें इधर उधर मटकाते हुए तारा बोली, वैसे मुझे इतनी नहीं चढ़ी थी। मुझे सब याद था, मैं बिल्कुल होश में थी। निहाल ने दोनों गिलास में वाइन डाली और एक तारा की तरफ बढ़ा दिया। फिर बोला, तो ठीक है, आज फिर मेरे साथ पियो। मैं भी देखूं कि तुम कितनी पचा सकती हो। निहाल की बात तारा को एक चैलेंज की तरह लगी। उसने उसके हाथ से वाइन का गिलास ले लिया। दोनों अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे और सिप सिप कर अपनी वाइन भी पी रहे थे। तकरीबन 2 घंटे बाद तारा ऑलरेडी 3 गिलास वाइन पी चुकी थी और अब उसे नशा चढ़ने लगा था। 2 गिलास वाइन तो अभी तक निहाल भी पी चुका था, मगर अभी उसकी हालत इतनी खराब नहीं थी। वो बस सामने बैठी तारा के मजे ले रहा था और उसे ऐसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहा था जिनका कोई सिर पैर नहीं था। तारा भी वैसे ही बिना सिर पैर के जवाब दे रही थी, जिनको सुन निहाल हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहा था। निहाल को खुद पर ऐसे हंसता देख तारा को गुस्सा चढ़ गया। उसने जल्दी से गिलास साइड में रखा और एकदम से निहाल पर छलांग लगा दी। निहाल उसकी इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे ही तारा निहाल पर टपकी, निहाल पीछे की तरफ झुका और एकदम से कारपेट पर पूरा लेट गया। अब निहाल नीचे था और तारा उसके ऊपर। तारा के दोनों हाथ निहाल की चेस्ट पर और निहाल के हाथ तारा की कमर पर थे। तारा ने अभी भी निहाल की शर्ट पहन रखी थी, जिसके बटन खुले थे। उसके अंडरगारमेंट साफ दिख भी रहे थे। पर अब जैसे निहाल के सामने तारा एक बोल्ड रूप में आ चुकी थी। वो कुछ पल निहाल की आंखों में देखती रही, फिर चिढ़कर बोली, तुम मुझ पर हंसना बंद करो, नहीं तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखोगे। तो निहाल ने वैसे उसे चिढ़ाते हुए कहा, कैसा सबक? निहाल की बात सुनते ही तारा ने उसे बाइटली किस करना शुरू कर दिया। तारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही निहाल। तारा के हाथ निहाल की चेस्ट से होकर उसके पूरे शरीर पर चल रहे थे। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। आज ना ही निहाल रुक रहा था और ना ही तारा। जहाँ तारा नशे में काफी चूर थी, वहाँ निहाल को अभी भी कुछ कुछ होश था। कुछ ही देर में निहाल ने तारा को पलटा और खुद उसके ऊपर आ गया। दोनों की किस ब्रेक हुई। तारा ने आंखें खोलकर निहाल की तरफ देखा तो निहाल बोला, तुम मुझे ऐसा सबक सिखाने वाली थी? तारा ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर निहाल आगे बोला, ऐसा सबक तो मैं रोज सीखना चाहूंगा। वो उसकी गर्दन से होते हुए उसे पागलों की तरह किस किए जा रहा था। दोनों के हाथ एक दूसरे के शरीर पर चल रहे थे। न जाने कितने घंटे तक वो दोनों एक दूसरे में खोए रहे। ना ही तारा रुकी थी और ना ही निहाल। 2 घंटे बाद थक कर निहाल वहीं फायरप्लेस के सामने कारपेट पर निडाल होकर लेट गया। दोनों गहरी सांसें ले रहे थे, मगर दोनों के हाथ अभी भी एक दूसरे में इंटरविंड थे। तारा ने निहाल की तरफ करवट बदली तो देखा निहाल उसे ही देख रहा था। फिर वो बेहद प्यार से बोली, आई लव यू सो मच निहाल, प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। ये सुनते ही निहाल ने तारा को अपनी तरफ खींच लिया और अपने ऊपर लेटा लिया। तारा ने भी कसकर निहाल को पकड़ लिया। दोनों एकदम चुपचाप एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन रहे थे। कुछ देर वहीं लेटे रहने के बाद निहाल ने तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, भूख लगी है? तारा ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर बोला, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ, उसके बाद साथ खाना खाते हैं। निहाल अपनी जगह से उठा और उसने तारा को गोद में उठा लिया। बेडरूम में जाकर वो सीधा वॉशरूम की तरफ गया। तकरीबन 1 घंटे बाद दोनों शावर लेकर बाहर आ चुके थे। निहाल ने एक बार फिर तारा को गोद में उठाया और क्लोजेट रूम में ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने अपने क्लोजेट में से एक हुडी निकाली और तारा को पहना दी।
कोटी तारा के थाइस तक आ रही थी। तारा उसमें बहुत क्यूट लग रही थी। निहाल ने खुद भी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनी। फिर तारा को गोद में उठाकर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया। तारा निहाल को देखते हुए बोली, इट्स ओके, मैं धीरे धीरे चल सकती हूँ। जिस पर निहाल ने बहुत ही प्यार से उसके सर पर किस की और बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए और आई कैन डू दिस फॉर यू ऑल डे। ये सुनकर तारा एक बार फिर स्माइल करने लगी। उन दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, फिर वापस फायरप्लेस के सामने आकर बैठ गए। निहाल फायरप्लेस के सामने लगे सोफे पर पसरा हुआ था और तारा उसकी टांगों के बीच में अपनी टांगें सीधे किए हुए उसकी चेयर से पीठ लगाकर बैठी थी। निहाल के हाथ तारा के बालों में चल रहे थे, मुंह ने धीरे धीरे सहला रहा था। कुछ देर बातें करने के बाद तारा ने अपना सिर उसकी चेस्ट पर ही टिका लिया और ऐसे ही सो गई। निहाल ने जब देखा कि तारा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही, तो उसने नीचे झुककर देखा। तारा सो चुकी थी। उसने एक बार फिर उसके सिर पर किस किया और उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले आया। उसने तारा को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर किया और फिर खुद ही उसके पास लेट गया। उसने कसकर तारा को गले लगाया और सो गया। अगली सुबह तारा और निहाल एक दूसरे में सिमटे सुकून की नींद सो रहे थे। उन्हें कोई होश नहीं था कि उन्हें जल्दी उठना है या ऑफिस जाना है। बेडरूम की खिड़की से आती हुई धूप जब निहाल के चेहरे पर पड़ी, तो निहाल कसमसाने लगा और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा तारा उसके ऊपर सो रही थी और वो खुद बेड के किनारे पर लटक रहा था। अपनी हालत देख वो हैरान रह गया। पूरा बेड खाली था और तारा उसके ऊपर चढ़कर सो रही थी और दोनों के कपड़े बेड से नीचे थे। उसने तारा के सर पर किस किया, फिर उसने एक हाथ उसके सर के पीछे रखा, दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और एकदम पलट गया। अब तारा उसके नीचे थी और वो तारा के ऊपर आ गया था। उसने आराम से तारा का सिर तकिए पर रखा, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और खुद बाथरूम चला गया। जब तक निहाल बाथरूम से शावर लेकर आया, तब तक तारा भी उठ चुकी थी। वह खुद को ब्लैंकेट में कवर कर वहीं बेड पर टेक लगाकर बैठी थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे रात को बेडरूम में जब तारा की नींद खुली, तो वो एक बार फिर से एक दूसरे पर अपना प्यार बरसाने लगे। बाथरूम से बाहर आकर निहाल ने देखा कि तारा अपनी ही किसी सोच में गुम थी। उसे शरारत सूझी। वो दबे पांव तारा के पास आया और अपने गीले बाल जोर से झाड़ने लगा। जैसे ही पानी की ठंडी बूंदें तारा के ऊपर गिरी, तो वो एकदम घबरा गई। फिर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम? पानी इतना ठंडा है। वो ऐसे ही ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतरकर निहाल को पकड़ने लगी। निहाल ने कुछ कदम पीछे ले लिए थे, मगर जब उसने देखा कि तारा घबराकर वापस ब्लैंकेट में घुस गई है, तो अपनी जगह पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, क्या हुआ? तुम मुझे पकड़ने आ रही थी ना, रुक क्यों गई? आओ ना। कहते कहते उसने तारा की तरफ अपना एक हाथ बढ़ा दिया। तारा ने नामे गर्दन हिला दी। वो दोनों हाथ से अपने ब्लैंकेट को पकड़कर वहीं बेड पर बैठी रही। बोली, तुम एक नंबर के बेशरम हो, जाओ यहाँ से, मुझे बाथरूम जाना है। तो निहाल बोला, मैं क्यों जाऊं? इनफैक्ट मैं तुम्हें बाथरूम में लेकर चलता हूँ। कहकर वो तारा की तरफ बढ़ने लगा। तारा बेड पर ही पीछे से रखने लगी। वो बोली, पास मत आना मेरे बिल्कुल भी, अब मैं सीधा बाथरूम जाऊंगी। जिस पर निहाल हंसते हुए, ना ना ना, एक मॉर्निंग ट्रिप तो बनता है, तो वो तो मिलना ही चाहिए। सुनते ही तारा की आंखें बड़ी हो गईं। क्या कह रहे हो तुम? आर यू क्रेजी? जिस पर निहाल अब आगे बढ़कर बेड तक आ चुका था और तारा के ही ब्लैंकेट में घुस गया। अब दोनों ही ब्लैंकेट के अंदर थे। तारा की नजर निहाल के चेहरे और चेस्ट पर थी। ऊपर से उसके गीले बाल उसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। निहाल ने जब तारा को खुद को ऐसे घूरते हुए देखा, तो वो समझ गया कि तारा पर उसका असर होना शुरू हो चुका है। उसने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़कर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ने लगा। फिर बहुत ही प्यार से पूछा, व्हाट डू यू वांट टू डू बेबी? तारा यूं ही उसमें खोई हुई फिलो फिलो में बोल गई, आई वांट यू। ये सुनते ही निहाल ने स्माइल करते हुए उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया। अब जाकर तारा को होश आया कि उसने क्या कहा और उसके साथ क्या हुआ। जल्दी से निहाल से अलग हुई और बोली, तुम अभी अभी शावर लेकर आए हो, मैं ऐसे ही रात से स्टिकी फील कर रही हूँ, मुझे पहले शावर लेने दो। जिस पर निहाल ने अपनी गर्दन नामे हिलाई और बोला, इट्स डज नॉट मैटर, कुछ देर में हम दोनों स्टिकी हो जाएंगे, तो साथ जाकर एक बार फिर से शावर ले सकते हैं। कहकर उसने तारा को आंख मार दी और वापस उसे किस करने लगा। तारा भी उसे किस कर रही थी, मगर अब उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी।
दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे। तारा अब निहाल के साथ बहुत खुलने लगी थी और ये बात निहाल को भी समझ आ रही थी। तारा के पास के बारे में निहाल भूला नहीं था। कहीं ना कहीं ये बात उसके बैक ऑफ माइंड में थी, मगर उन चीज़ों को लेकर वह अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए वो तारा के साथ बिताया एक एक पल पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। तारा तो हर बात से अनजान निहाल के प्यार में डूबती ही जा रही थी। उसे लगने लगा था कि अब जैसे उसका दिन ना निहाल के बिना शुरू हो पाएगा और ना ही खत्म हो पाएगा। वो हर घंटा हर वक्त उसी के साथ बिताना चाहती थी। इस बात से अनजान की शायद आने वाले दिनों में कोई तूफान उनकी खुशियों को उजाड़ भी सकता था। दोनों साथ सावर लेकर बाहर आए। अब समस्या यह थी कि तारा के पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। निहाल और तारा दोनों ही टॉवल लपेटे खड़े थे। तारा मुंह फुलाकर निहाल को घूर रही थी। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि निहाल उसे प्यार से देखे जा रहा था। वो आगे बढ़कर उसके गाल पिंक करते हुए बोला, तुमने मुंह क्यों फुलाया हुआ है बेबी? क्या चाहिए मुझे बताओ। तो तारा ने ऐसे ही मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए कहा, मैं क्या पहनूं? मेरे पास कपड़े नहीं है और कल वाले कपड़े पहनकर ऑफिस जाऊंगी तो सब पूछेंगे कि मैंने कल वाले कपड़े ही क्यों पहने हैं। निहाल ने उसकी नाक पर उंगली से टैप करते हुए कहा, बस इतनी सी बात? तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे चेंजिंग रूम में ले गया तो तारा ने देखा वहां सामने कुछ शॉपिंग बैग्स पड़े थे। ये देखते ही उसने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे और उनकी तरफ बढ़ गई। फिर बोली, तुम शॉपिंग करने कब गए? निहाल ने एटीट्यूड से उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाई फियर मैन, निहाल इज हियर। सुनते ही तारा की हंसी छूट गई। यह क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम भी बियर एंड लेमंस कार्टून के फैन हो? यह सुनकर निहाल भी हंसने लगा और हाँ में सिर हिला दिया। तुम भी देखती थी? तारा बोली, हाँ मैं भी बहुत देखती थी बचपन में। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। दोनों एक साथ बहुत हंसते थे, खुश रहते थे। फिर निहाल उसके पास जाकर बोला, ये बैग्स मैंने सुबह सुबह ही तुम्हारे लिए मंगवा लिए थे। इनमें तुम्हारी जरूरत का सब सामान है और नए कपड़े भी। तुम्हें जो पसंद आए तुम पहन सकती हो। निहाल की बात सुन तारा एकटक उसको देखती रह गई। फिर पता नहीं क्या हुआ कि एकदम आगे बढ़कर उसे कस के गले लग गई। तारा का ऐसा रिएक्शन देख निहाल भी हैरान था। उसने एक हाथ तारा की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके बाल सहलाते हुए प्यार से उसके कान में पूछा, क्या हुआ? कुछ सेकंड बाद तारा उससे अलग हुई तो निहाल ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू है और वो धीमे धीमे सुबक रही थी। ये देखते एकदम निहाल के माथे पर बल आ गए। वो आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसका चेहरा थामते हुए पूछने लगा, क्या हुआ है तारा? तारा रोते रोते ही हंस दी, फिर बोली, इतना प्यार मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं किया सिवाय बूजी के। मेरी हर छोटी छोटी चीज की इतनी केयर करते हो तुम। मुझसे पहले ही तुम्हें पता था कि मेरे पास ये सब सामान नहीं होगा। ये सुनते ही निहाल ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। फिर धीरे से बोला, ऑफ कोर्स तारा, आई लव यू। मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी हर एक चीज का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। मेरे होते हुए कभी किसी चीज के बारे में सोचने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तारा एक बार फिर आगे बढ़कर निहाल के गले लग गई। निहाल ने भी उसे कस के गले लगा लिया। कुछ देर बाद बोला, जाकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। उन्होंने साथ ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए। दोनों के चेहरे पर एक मनमन सी मुस्कुराहट थी और दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ कसकर थाम रखा था। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोनों ऑफिस पहुंचे। निहाल ने जैसे ही गाड़ी पार्किंग में रोकी, तारा गाड़ी से बाहर निकली। अब तक निहाल भी अपनी साइड से निकलकर बाहर आ चुका था और उसने बाहर निकलते ही तारा की साइड पर जाकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह हैरानी से उसे देखने लगी। फिर निहाल आगे बोला, व्हाट? तारा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और बोली, ऑफिस में सब देख लेंगे। तो निहाल बोला, देखने दो। अब शायद मैं हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल करना चाहता हूँ और इस बारे में कोई क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों ने उंगलियां आपस में इंटरमिट कर रखी थी। तारा थोड़ी घबरा रही थी, मगर निहाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका हाथ कसकर थामे ऑफिस में इंटर हुआ और अपने केबिन की ओर जाने लगा। जैसे जैसे वह दोनों रिसेप्शन से एंटर हुए और ऑफिस में आगे बढ़े, सभी की नज़र उन दोनों पर थी। सब बारी बारी से पहले उन दोनों को और फिर उन दोनों के हाथ को देख रहे थे और आपस में खुसर खुसर होने लगी। वहीं दूर खड़े पूनिया और रोहन उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहे थे। दूसरी तरफ खड़ी नैना गुस्से से जल भुन रही थी। जब निहाल अपने केबिन में पहुंचा
तारा उसके साथ ही थी। उसने अंदर जाकर केबिन का दरवाजा बंद कर लिया। तभी वहां पिलर के पीछे से हर्ष मल्होत्रा बाहर निकल कर आया। जब न्याल और तारा ऑफिस में एंटर हुए थे, हर्ष ने उन दोनों को तभी देख लिया था और उनके साथ चलकर आते हुए कुछ फोटोज भी खींच ली थी। न्याल और तारा के वहां से जाने के बाद हर्ष ने वो फोटोज अपने फोन से किसी को सेंड कर दी और फिर एक डेविल स्माइल लिए अपने आसपास देखने लगा। न्याल और तारा ऑफिस पहुंच चुके थे और अब अपने अपने काम में भी लग गए थे। ऐसे ही दिन बीतने लगा। तभी न्याल के पास रिसेप्शनिस्ट का कॉल आया और उसने कहा कि कोई गीता जी न्याल से मिलने आई हैं। न्याल ने उन्हें केबिन में भेजने के लिए कह दिया। वो समझ गया था कि तारा की बूजी उसे क्यों मिलने आई है। उसे लग रहा था कि वो तारा और उसके रिश्ते से नाखुश है और इसी वजह से ही शायद वो कुछ बात करना चाहें। जब तारा ने बूजी को न्याल के केबिन की तरफ जाते देखा तो एकदम हैरान रह गई। वो भी उनके पीछे पीछे चलकर न्याल के केबिन में पहुंच गई। न्याल ने उन दोनों को ही बैठने का इशारा किया। न्याल को देखकर तो बूजी नॉर्मल ही रही, मगर जब उनकी नज़र तारा पर पड़ी तो वो उसे बुरी तरह से घूरने लगी। तारा को भी समझ आ रहा था कि बूजी अपना गुस्सा निकालना तो चाहती हैं, मगर शायद न्याल के सामने वो तारा को कुछ कह नहीं पा रही। बूजी ने बिना लाग लपेटे के सीधी बात करनी शुरू की। देखिए मिस्टर न्याल, मैं आज यहाँ पर आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ और ये बहुत अच्छा ही है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पर बुला लिया, ताकि मैं जो भी कह रही हूँ वो आप दोनों को क्लियर हो जाए। अपने बारे में बूजी को इस तरह से बात करते देख तारा के माथे पर बल आ गए और वो एकदम अवाक होकर बूजी को देखने लगी। वहीं न्याल एकदम चुपचाप एक्सप्रेशन लेस बूजी की तरफ देख रहा था। बूजी आगे बोली, मुझे तारा ने बताया आपके और उसके बारे में। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब हो भी सकता है करते हो, मगर मैं आपको सच सच बताना चाहती हूँ कि मैं आप दोनों के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कल रात को तारा घर नहीं आई और सोनिया ने मुझे कुछ मनगढ़ंत कहानी भी जरूर सुनाई, मगर मैंने उस पर 1% विश्वास नहीं किया और मैं जानती हूँ तारा आपके ही साथ होगी। मैं इस बात से डिनाई नहीं करना चाहती कि वो आपके साथ सेफ नहीं है या खुश नहीं है। बेशक तारा आपके साथ बहुत सेफ होगी और बहुत खुश भी, मगर मुझे इस तरीके का झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तारा आपसे मिलना चाहती है या मिलने जाती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे बताएं कि तारा आपके साथ है। तारा बोली, बूजी आप न्याल से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। अगर आपको कल रात के बारे में कोई शिकायत करनी है तो आप सीधा मुझसे बात कर सकती थी। आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बूजी ने तारा की तरफ देखा तक नहीं और न्याल को ही देखती रही और आगे बोली, तुम दोनों के रिश्ते में मुझे न्याल ही इस वक्त वो समझदार इंसान लगता है, इसलिए मैं उससे बात करने आई, क्योंकि तुम्हारे से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। बूजी काफी गुस्से में बात कर रही थी, जो कि तारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से बूजी न्याल को इतना कुछ सुना रही थी और न्याल चुपचाप सुन भी रहा था। वो कुछ नहीं बोला, ना ही अपनी सफाई में, ना ही बूजी को कोई जवाब देने के लिए। तारा का गुस्सा बढ़ने लगा था, मगर उसे बूजी बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी। बूजी आगे बोली, वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता कुछ ज्यादा दिन चलेगा, मगर जब तक भी है मैं चाहती हूँ कि मुझसे इसकी सच्चाई ना छुपाई जाए। आप दोनों जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, मुझे सबकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये सब सुन न्याल को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो तारा की वजह से चुप था। फिर वो तारा की तरफ मुड़कर बोली, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई तीसरा आकर मुझे बताए कि तारा कब और कहाँ है। यह सब सुनकर अब तारा का सिर फटने लगा था और अचानक ही वो बेहोश हो गई। जैसे न्याल ने तारा को बेहोश होते देखा, वो लपक कर अपनी कुर्सी से तारा की तरफ बढ़ा और उसे कंधे से थाम कर खड़ा हो गया। अब आलम यह था कि न्याल तारा से टिककर खड़ा था और तारा का सिर न्याल के पेट पर था और वो ऐसे ही निढाल होकर कुर्सी के एक साइड से लटक रही थी, जिसे न्याल ने थाम रखा था। न्याल का एक हाथ तारा के एक शोल्डर पर था और दूसरा उसकी पीठ पर था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कुर्सी से ना लुढ़क जाए। तारा की हालत देख बूजी बैंक से हंसी, फिर बोली, इसका तो हो गया शुरू, हो गई है बेहोश। अब कुछ देर बाद उठेगी और फिर आपसे पूछेगी कि आखिर मैंने आपको और क्या क्या सुनाया। जिस पर निहाल ने जवाब दिया, देखिए आपको जो कहना है आप मुझसे कह सकती हैं। तारा के लिए आपकी फिक्र मैं समझ सकता हूँ, मगर आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि उसे कभी मेरी वजह से
या मेरी तरफ से कोई परेशानी उठानी पड़ेगी। ये सुनते ही बूजी अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे यही उम्मीद है आपसे, क्योंकि अब तारा से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। वो तो आपके प्यार में पड़कर पागल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप में अभी भी शायद कुछ सेंसेस बचे हों। कहकर वो अचानक से पलटी और केबिन से बाहर चली गई। निहाल उन्हें जाते देखता रह गया। कुछ देर बाद जब तारा को होश आया तो उसने रियलाइज किया कि वह निहाल के ही केबिन में लगे हुए सोफे पर लेटी हुई थी और निहाल वहीं आसपास चक्कर काट रहा था। वह अपनी जगह से उठकर बैठी तो निहाल उसके पास आ गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? तारा ने आंख में अपनी गर्दन हिलाई तो निहाल ने उसके आगे पानी का गिलास बढ़ा दिया। तारा ने थोड़ा सा पानी पिया तो उसे बेहतर महसूस हुआ। फिर उसने पूछा, मैं शायद टेंशन की वजह से बेहोश हो गई थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। बूजी ने तुमसे क्या कहा? यह सुनते ही निहाल की हंसी छूट गई तो तारा अजीब नजरों से उसे देखने लगी और बोली, क्या मैंने कोई जोक मारा है जो तुम हंस रहे हो? तो निहाल ने नामे से रिलाया और बोला, तुम्हारी बूजी भी यही कह रही थी कि तुम जब उठोगी तो सबसे पहले यही सवाल करोगी, और देखा तुमने वही किया। तारा ने उसकी बात सुनते हुए जवाब दिया, हाँ वो सब ठीक है, पर तुम मुझे बताओ, बूजी ने तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं सुनाया? जिस पर वो बोला, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तारा। अपनी जगह से तारा खड़ी हुई और फिर निहाल की तरफ बढ़ते हुए बोली, आई एम सो सॉरी निहाल, मेरी वजह से आज बूजी ने जिस तरीके का बर्ताव किया तुम्हारे साथ, वह नहीं होना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। कल जब मैं तुम्हारे साथ जा रही थी शाम को, तो मुझे उन्हें डायरेक्टली कॉल करके बता देना चाहिए था, मगर मैं डर गई थी, इसलिए मैंने सोनिया से कोई कहानी सुनाने के लिए कह दिया। निहाल ने उसके गाल पर हाथ रखकर सहलाते हुए प्यार से कहा, तारा मेरे घर वाले हम दोनों के बारे में जानते हैं और तुमने बूजी को भी हम दोनों के बारे में बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी भी बात से घबराने की जरूरत है या सच छुपाने की जरूरत है। हाँ, वे पसंद नहीं कर रहे हमारे रिश्ते को, वो बात और है, मगर तुम जब जब मेरे साथ होती हो तो उनको बताकर आया करो। उनकी परेशानी मैं समझता हूँ, उनकी फिक्र तुम्हारे लिए मैंने आज उनकी आंखों में देखी। तारा को भी निहाल की बात समझ आ रही थी। वो आगे बोली, अगली बार ध्यान रखूंगी। निहाल ने आगे बढ़कर उसको हक कर लिया। फिर पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ चाहिए? भूख लगी है? तो तारा ने उससे दूर होते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जाकर अपने लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। तुम अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करना है। बूजी के आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। कहकर वो निहाल के केबिन से निकल गई और अपने लिए कॉफ़ी लेने कैंटीन की तरफ बढ़ गई। हर्ष मल्होत्रा ने भी निहाल के ऑफिस बिल्डिंग में ही दूसरी मंजिल पर होल्डिंग का ऑफिस सेटअप कर लिया था, मगर फिर भी वो किसी न किसी बहाने निहाल के फ्लोर पर आता जाता रहता था। अब तक उसने वहाँ के ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ के साथ दोस्ती कर ली थी। कभी किसी से कोई ड्राइंग के बहाने या किसी से कोई लैंडस्केपिंग के आइडिया लेने के बहाने वो इधर से उधर घूमता रहता था। निहाल उस पर अच्छे से नज़र बनाए हुए था और उसकी हर चाल को समझ रहा था कि कैसे वो सब एम्प्लॉयज़ के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। लंच टाइम ओवर होने के बाद निहाल अपनी एक मीटिंग के लिए जाने लगा। जब वो अपने केबिन से बाहर आया तो उसकी नज़र तारा के वर्क स्टेशन पर पड़ी, जहाँ पर हर्ष मल्होत्रा तारा के पास ही बैठा था और शायद किसी लैंडस्केपिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा था। हर्ष को वहाँ बैठे देख निहाल को बहुत गुस्सा आया। वो समझ रहा था कि हर्ष बिना किसी काम के जानबूझकर तारा के नज़दीक होने की कोशिश कर रहा है। वो बाहर जाने से पहले सीधा तारा के वर्क स्टेशन पर आया और फिर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? जिस पर हर्ष और तारा दोनों ने ही सर उठाकर निहाल की तरफ देखा तो हर्ष अपनी जगह से उठा, अपनी सफाई पेश करते हुए बोलने लगा, वो एक्चुअली मुझे अपने एक लैंडस्केप प्रोजेक्ट के लिए मिस तारा की थोड़ी मदद चाहिए थी, इसलिए मैं उनको अपनी फाइल दिखाने के लिए ले आया। आई होप यू डोंट माइंड मिस्टर निहाल, आखिर काम तो काम है। ये सुन निहाल हर्ष को ज्यादा कुछ कह ना सका और उधर तारा समझ गई थी कि निहाल को हर्ष का वहां बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो बुरी तरह से तारा को घूर रहा था। तारा भी अपनी जगह से उठी और निहाल की तरफ आते हुए बोली, हाँ बस मिस्टर हर्ष का काम खत्म हो ही चुका है और मुझे भी अपना काम खत्म करना है। जिस पर निहाल आगे बोला, हाँ तारा, वो दुबई वाले प्रोजेक्ट का काम आज शाम तक तुम्हें हर हालत में खत्म करके सबमिट करना होगा। कल सुबह उसकी प्रेजेंटेशन है, तो तुम सब कुछ छोड़कर पहले अपने काम पर ध्यान दो।
तारा निहाल का इशारा समझ गई और उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मुझे उस काम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है निहाल, ये कहकर अपनी सीट पर वापस आई और अपना काम करने लगी। निहाल के वहां से निकलते ही हर्ष वापस तारा के पास बैठने लगा, तो तारा ने बेहद अदब से हर्ष को देखते हुए कहा, सॉरी मिस्टर हर्ष, क्या हम आपका ये प्रोजेक्ट कल डिस्कस कर सकते हैं? क्योंकि मुझे आज अपना एक बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट की सबमिशन करनी है। अगर मेरा काम खत्म नहीं हो पाया तो मुझे रात भर यहाँ पर बैठकर काम खत्म करना पड़ेगा। निहाल ने जो कुछ भी किया वो अब हर्ष की समझ में आ गया था और उस बात को लेकर उसे बेहद गुस्सा भी आ रहा था, मगर वो कुछ कह नहीं सकता था। इसलिए उसने तारा को पोलाइटली कहा, यस मिस तारा, हम कल मिलेंगे, कहकर वहां से रवाना हो लिया। उसके जाते ही तारा ने एक गहरी सांस ली। चलो आज के लिए बला टली। हर्ष उस ऑफिस में सबसे अपनी दोस्ती करने में लगा था और लंच ब्रेक में भी आकर होल्डिंग के एम्प्लॉयज की बजाय निहाल की कंपनी के लोगों के साथ बैठकर लंच करता था। ऐसे ही वो तारा के साथ भी अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर अभी तक कोई ये नहीं जानता था कि इन सबके पीछे की वजह क्या थी। ऐसा कौन था जिसे वो यहाँ की सारी खबरें पहुंचा रहा था और क्यों? ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। एक शाम तारा निहाल के पास आई और पूछने लगी, निहाल आज मुझे घर थोड़ी जल्दी जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? वो तारा को सवालिया नजरों से पूछने लगा, क्या हुआ, सब ठीक है? तारा बोली, हाँ वो एक्चुअली आज मैं जल्दी जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी मॉम के लिए कुछ प्लांट्स लगाने हैं। तारा की बात सुन निहाल को बहुत अजीब लगा। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। जिस पर तारा बोली, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब से चली जाऊंगी, तुम अपना काम कर लो। जब तक तारा ये सब कहती निहाल अपनी जगह से उठ चुका था। उसने अपना जैकेट उठाया, लैपटॉप बंद किया और जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था, तुम्हें बता रहा था कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ने चल रहा हूँ। उसकी बात सुन तारा मुस्कुरा दी और उसका हाथ थामे घर के लिए चल दी। कुछ ही देर में दोनों तारा के घर के बाहर पहुंच चुके थे। तारा ने निहाल को अंदर चलने के लिए कहा तो निहाल भी मान गया। वह दोनों सीधा वहां से तारा की टेरेस पर आए। निहाल को भी वो जगह बेहद पसंद थी। वहां एक अलग ही सुकून था, एक अलग ही शांति थी। आसपास इतने सुंदर पौधे और फूल लगे थे और उन सबके बीच में खूबसूरत सा झूला। निहाल सीधा जाकर झूले पर बैठ गया और तारा अपने काम में लग गई। निहाल झूले पर बैठे बैठे ही तारा को काम करते देख रहा था। तारा अपने गमलों में रोज सीड्स लगा रही थी। उसके पास एक बॉक्स था जिसके अंदर से वो एक एक करके सीड्स को निकालती और फिर अपने गमलों में बेहद तरीके से लगाती। निहाल ने पूछा, इस बॉक्स में सीड कौन से हैं और कहाँ से आए? तो तारा बोली, ये सीड मेरी मॉम ने मुझे दिए थे जब मैं बहुत छोटी सी थी। मेरी माँ को गार्डनिंग का बहुत शौक था और शायद मुझ में लैंडस्केपिंग, फूलों के लिए प्यार, पौधों के लिए लगाव मेरी मॉम से ही आया। मुझे मेरी मॉम ने यह सीड का बॉक्स दिया था और कहा था कि जो जगह मुझे बेहद सुकून देती है वहाँ पर मैं इन सीड्स को लगाऊं। तो बस आज सुबह मुझे याद आया कि रोजेस का सीजन आने वाला है और मुझे अपने सीड्स लगाने चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपने सीड्स लगाने आ गई। निहाल उसकी बातें सुन मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद जब तारा का काम खत्म हुआ तो आकर निहाल के पास ही झूले पर बैठ गई। निहाल तारा का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोला, तो मुझे अपनी मॉम के बारे में कुछ और बताओ ना। आज तक उनके बारे में जो कुछ भी तुमसे सुना है उससे यही लगता है कि वह बहुत अच्छी लेडी थी। ये सुन तारा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो बोली, चलो आज मैं तुम्हें अपने मम डैड की लव स्टोरी सुनाती हूँ। निहाल एकटक तारा के चेहरे को देखता रहा जो कि खुशी खुशी अपने मम डैड के बारे में बात करने लगी। उसने बताया कि उसकी मम डैड कॉलेज में साथ पढ़ते थे और तभी से एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उसके डैड मुंबई की एक बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली के काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस थे, मगर उसके डैड अपने खुद के बूते पर कुछ बनना चाहते थे और अपनी कॉलेज स्वीट हार्ट के साथ शादी करना चाहते थे। उनकी मॉम एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, इसलिए उनकी दादी नहीं चाहती थी कि उसके डैड की शादी उनके साथ हो। वो चाहती थी कि किसी अमीर घर की लड़की ही उनके घर की बहू बनकर आए, मगर तारा के डैड को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उसकी दादी ने डैड को घर से निकाल दिया। वो यहाँ बेंगलुरु में आकर रहने लगे। उसके मॉम डैड दोनों ही नौकरी करते थे। जल्दी उन दोनों ने शादी भी कर ली और फिर तारा पैदा हुई।
तारा की बूजी को तारा की दादी का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने भी अपने भाई को सपोर्ट करना ही सही समझा और वो भी उनके मम डैड के साथ आकर यहाँ बेंगलुरु में बस गई। उसके डैड यहाँ आकर सेटल तो होने लगे थे, मगर उनकी दादी ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार यहाँ आकर उन्हें तंग किया करती थी और मम को छोड़ देने के लिए धमकी दिया करती थी, मगर डैड उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। तंग होकर वो उनसे अपने सभी रिश्ते नाते तोड़ चुके थे। तभी कुछ सालों बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें उसके मम डैड चल बसे। उसके डैड ने एक नई बन रही सोसाइटी में एक अपार्टमेंट खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी और उसकी मम की सारी जगह पूंजी भी लगा दी। उसके मम डैड शिफ्टिंग का काम देख रहे थे। नए घर में जाने के लिए वो सब काफी एक्साइटेड थे। तारा अपनी बूजी के पास आकर रह रही थी ताकि उसके मम डैड घर की शिफ्टिंग का काम पूरा कर सकें और उसके बाद वो दोनों जाकर उनके साथ ही रहने वाले थे। मगर तभी उस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग गिर गई जिसके अंदर उसके मम डैड दबकर मर गए। कहते कहते तारा के आंसू निकल रहे थे और वो हिचकियां भी लेने लगी थी। निहाल ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। तारा रोते हुए बोली, यह सब कुछ मेरी दादी की वजह से हुआ। अगर वो मेरी मम से इतनी नफरत ना करती और उन लोगों को घर से बाहर नहीं निकालती तो शायद आज मेरे मम डैड जिंदा होते। निहाल तारा को समझाने की कोशिश करने लगा। तारा, वो एक हादसा था जो तुम्हारे मम डैड के साथ हुआ। किसी ने जानबूझकर उस बिल्डिंग को नहीं गिराया। जिस पर तारा का रोना बढ़ गया, वो बोली, नहीं तुम नहीं जानते, मुझे सब याद है। उस वक्त जब वो बिल्डिंग गिरी थी तो उस बिल्डिंग के ठेकेदार को और मालिक को पुलिस ले गई थी। तब न्यूज में ये भी बताया गया था कि उन्होंने जानबूझकर पैसे खाने के लालच में उस बिल्डिंग में घटिया रॉ मटेरियल लगाया था। अब तुम बताओ, अगर वो लोग बेईमानी नहीं करते तो शायद वो बिल्डिंग नहीं गिरती। यहाँ जितना कसूर मेरी दादी का है, उससे कहीं ज्यादा कसूर उस बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार और उस कंपनी के मालिक का भी है, जिनके लालच की वजह से मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। निहाल तारा को शांत करने की कोशिश करने लगा। नेक्स्ट पार्ट।